तो आज हम कवर करने वाले हैं स्वस्थ वृत्त का चैप्टर डिजेस्टर मैनेजमेंट। डिजेस्टर मैनेजमेंट के अंदर हम डिजेस्टर के बारे में पढ़ेंगे कि डिजेस्टर होता क्या है और इसे मैनेज कैसे किया जाता है। सबसे पहले आती है इसके अंदर डिजेस्टर की डेफिनेशन। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिजेस्टर की डेफिनेशन क्या दी है? कोई भी ऐसी घटना जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ का लॉस हो या फिर किसी भी तरह का डैमेज हो। तो ये यहाँ पर बताया एनी अकरेंस कोई भी घटना दैट causes डैमेज जिसकी वजह से डैमेज होता है, इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन होता है यानी कि इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होता है, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ होता है, डिटोरिएशन ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज, लोगों की हेल्थ और जो हेल्थ सर्विसेज हैं हॉस्पिटल्स वगैरह वो ख़राब होते हैं इतने लेवल पर कि बाहर से कोई ना कोई मदद मंगवानी पड़े ऑन अ स्केल सफिशिएंट टू वारंट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स, जिसके लिए बाहर से कोई रिस्पॉन्स की ज़रूरत पड़े फ्रॉम आउटसाइड द इफेक्टेड कम्युनिटी और द एरिया। ये इसकी एक डेफिनेशन होगी, ये वाली याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नेक्स्ट एक डेफिनेशन इसकी दी है अमेरिकन रेड क्रॉस AMC ने। अ डिजास्टर कैन बी डिफाइंड एज एनी अकरेंस, कोई भी अकरेंस नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है, दैट क्यूजेज ह्यूमन सफरिंग, जिसकी वजह से ह्यूमन जो है सफ़र करता है, उसकी हेल्थ ख़राब होती है, एंड क्रिएट्स ह्यूमन नीड्स दैट विक्टिम्स कैन नॉट एलिविएट विदाउट असिस्टेंस, जिससे विक्टिम्स बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के खुद से ठीक ना हो पाए, उसको क्या बोला है? डिजास्टर बोला है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। डिजास्टर की जो है क्लासिफिकेशन दो तरह से की गई है, बेस्ड ऑन द क्योजेस एंड बेस्ड ऑन द ऑनसेट। उसका क्योज क्या है उसके हिसाब से नेचुरल और मैन मेड। डिजास्टर जो है नेचुरली भी आ सकते हैं और मैन मेड ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट भी किए जा सकते हैं। ऑनसेट के बेसिस पे वो सडन भी हो सकते हैं कि एकदम से आ जाएं और स्लो धीरे धीरे भी उनका ऑनसेट हो सकता है। बेस्ड ऑन क्योजेस की अगर बात करें तो दो होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल डिजास्टर को अगेन क्लासिफाई कर दिया तीन में। नेचुरल फिनोमेना बीनीथ द अर्थ सरफेस, जो कि अर्थ के सरफेस के नीचे होते हैं, कुछ होते हैं एट द अर्थ सरफेस एंड कुछ होते हैं अबव द अर्थ सरफेस। इन तीनों का ही इफेक्ट जो है अर्थ के सरफेस पर देखने को मिलता है। बीनीथ द अर्थ सरफेस के अंदर जो है तीन आ जाते हैं, अर्थक्वेक, सुनामी एंड वोल्केनिक एरप्शंस। अर्थक्वेक क्यों आता है? टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से, अर्थ के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक आता है। सुनामी जो है इन्हें बंदरगाह की लहर भी कहा जाता है, जो वाटर के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट की वजह से ही आती है। तीसरे हैं वोल्केनिक इरप्शंस, ये वोल्केनो के फटने की वजह से होते हैं। एट दी अर्थ सरफेस पर जो है दो होते हैं, लैंडस्लाइड्स एंड एवेलेंचेस। लैंडस्लाइड का मतलब होता है कि बड़े बड़े पहाड़ हैं, उन पर कोई भी बड़ा सा पत्थर चट्टान वगैरह है वो फिसल कर नीचे ज़मीन पर आ जाता है, उसकी वजह से जो है नेचुरल डिजास्टर क्रिएट होता है, उसका नाम है लैंडस्लाइड, लैंड का स्लाइड कर जाना। दूसरे हैं एवेलेंचेस। एवेलेंचेस का मतलब है कि पहाड़ से बहुत बड़ा बर्फ़ का ढेर गिर रहा है जिसकी वजह से डिजास्टर की कंडीशन आ रही है। तीसरा आता है यहाँ पर नेचुरल फिनोमेना अबव दी अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर कौन कौन से होते हैं, इनको फिर अगेन दो में क्लासिफाई कर दिया, मटीरियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल। जो मटीरियोलॉजिकल है इसे हाइड्रोलॉजिकल भी कहा जाता है, ये जो है मौसम की वजह से होते हैं। इसके अंदर आ जाते हैं विंड स्टॉर्म्स, जैसे कि साइक्लोन हो गया, टाइफून एंड हरिकेन, ये जो है चक्रवात होते हैं। टोर्नेडोज यानी कि बवंडर आ जाते हैं इसमें। हेल स्टॉर्म्स या स्नो स्टॉर्म्स आ जाते हैं यानी कि ओले गिरना। फोर्थ है सी सर्जेस यानी कि समुद्री लहर। फ्लड्स यानी कि बाढ़ आना। ड्रोट यानी कि सूखा पड़ना। दूसरी इसके अंदर है बायोलॉजिकल। यहाँ पर हम जिस बायोलॉजिकल की बात कर रहे हैं वो नेचुरल फिनोमेना है। तो नेचुरल में लोकस्ट या वर्म्स का अटैक हो गया, टिड्डी वगैरह इंसेक्ट्स आ जाते हैं। और दूसरा है एपिडेमिक्स ऑफ द डिजीज़। कोई भी डिजीज़ एक स्पेसिफिक एरिया में अमाउंट से ज़्यादा ग्रो कर जाती है तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक्स। दूसरा पॉइंट था यहाँ पर मैन मेड डिजास्टर्स। मैन मेड डिजास्टर्स जानबूझकर भी किए जा सकते हैं, क्योज बाय वॉरफेयर, ये युद्ध की वजह से जो होते हैं, एंड क्योज बाय एक्सीडेंट्स, गलती से भी हो सकते हैं। जो वॉरफेयर की वजह से यानी कि युद्ध की वजह से होते हैं वो कौन कौन से हैं? कन्वेंशनल यानी कि जो ज़मीन पर युद्ध लड़े जाते हैं वो। न्यूक्लियर वॉर्स इसके अंदर आ जाती हैं। बायोलॉजिकली किसी एक कंट्री ने दूसरे कंट्री के ऊपर कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट्स छोड़ दिए जिसकी वजह से वहाँ पर डिजास्टर की कंडीशन आ गई। फोर्थ इज दी केमिकल यानी कि केमिकल चीज़ों से अटैक करना। एक्सीडेंटल कौन कौन से हो सकते हैं?
सबसे पहले है व्हीकल्स की वजह से, एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, शिप्स, फोर व्हीलर्स, टू व्हीलर्स, इनके एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। दूसरा है ड्रोनिंग यानी कि डूब जाना, कोलैप्स ऑफ द बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग गिर गई, एक्सप्लोजन, कोई भी बड़ा धमाका हो गया, बम वगैरह, फायर यानी कि कहीं पर भी आग लग जाना, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल जो है वो नेचुरल भी हो सकता है, वॉरफेयर भी हो सकता है और एक्सीडेंटली भी हो सकता है। और लास्ट पॉइंट है केमिकल्स इंक्लूडिंग पॉइजनिंग, एक्सीडेंटली किसी केमिकल का रिलीज हो जाना जिसकी वजह से डिजास्टर हो जाए। केमिकल्स में सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है भोपाल गैस ट्रेजेडी का, जो कि हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड पेस्टाइड, जिसके अंदर मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की लीकेज की वजह से बहुत सारी डेथ हुई थी। उसके बाद हमने जो दूसरी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी बेस्ड ऑन ऑनसेट, वो जो है दो टाइप की थी, स्लो ऑनसेट एंड सडन ऑनसेट। स्लो ऑनसेट में जो है स्लोली डेवलप होती है, इसके अंदर पहले तो सिचुएशन डेवलप करती है, उसके बाद जो है दूसरे लेवल पर इमरजेंसी बन जाती है। वो पहले नॉर्मल अमाउंट में जो है चीज़ें बढ़ना शुरू करती हैं, उसके बाद दूसरे लेवल पर इमरजेंसी आती है और तीसरा लेवल जो है वो एक डिजास्टर का रूप ले लेता है। जैसे कि ड्रोट की कंडीशन होगी, सिविल स्ट्राइक होगी, एपिडेमिक होगी। ड्रॉट के अंदर सबसे पहले पानी की थोड़ी सी कमी होती है, फर्स्ट द सिचुएशन डेवलप्स। फिर दूसरा लेवल जो है इमरजेंसी का आता है कि पानी जो है बहुत ही ज़्यादा कम रह गया, अब हेल्प चाहिए। तीसरा लेवल जो है वो डिजास्टर का आता है कि बिल्कुल ही पानी नहीं है। तो इस तरीके से ये स्लोली डेवलप होने वाले होते हैं। दूसरा है सडन ऑनसेट की एकदम से डिजास्टर की कंडीशन आ गई, इसके अंदर जो है मिनिमल टाइम मिलता है प्रिपरेशन के लिए, लिटिल और नो वार्निंग। डिजास्टर के आने से पहले कोई भी वार्निंग नहीं मिल पाती या फिर बहुत ही कम मिल पाती है। एग्जाम्पल है इसकी अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन और वोल्केनो। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिजास्टर। किसी भी डिजास्टर का इम्पैक्ट बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर होस्ट फैक्टर्स। सबसे पहले है एज। अगर यंग पीपल होगा तो उसे जो है डिजास्टर का इम्पैक्ट कम होगा एज कम्पेयर टू चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल। दूसरा फैक्टर आता है डिग्री ऑफ मोबिलिटी, कि कोई भी पर्सन है वो कितना मोबाइल है, कितनी जगह वो मूव कर सकता है, उस हिसाब से भी डिजास्टर का इम्पैक्ट होता है। जैसे अगर पहले से ही सुनामी की वार्निंग मिली है और वो जो है दूसरी जगह पर चला जाता है तो वो डिजास्टर से बच सकता है, तो ये डिग्री ऑफ मोबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। तीसरा है इम्यूनाइजेशन स्टेटस। कोई भी एपिडेमिक वगैरह की कंडीशन आ गई, अगर पर्सन इम्यूनाइज्ड है उस डिजीज़ के लिए तो उस पर उसका इम्पैक्ट ना के बराबर होता है। फोर्थ इज़ द इमोशनल स्टेबिलिटी। व्यक्ति जितना इमोशनली स्टेबल होगा उतना ही वो जो है डिजास्टर से अपना बचाव कर पाता है और जो भी डैमेज होता है उससे रिकवर भी कर पाता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से रहते हैं? फिजिकल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डिजास्टर। एक डिजास्टर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? तो उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी, कि वो कितना प्रेडिक्टेबल है, उसके आने से पहले हम उसके बारे में कितना पता लगा सकते हैं। सेकंड है कंट्रोलेबिलिटी, एक बार डिजास्टर हो गया है उसे हम कितने लेवल पर कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड इज द स्पीड ऑफ ऑनसेट, कि वो सडन डेवलपिंग है या स्लो डेवलपिंग है। देन लेंथ ऑफ फोर वार्निंग, कि डिजास्टर से पहले वार्निंग मिली है वो कितने टाइम पहले मिली है। अगर कम टाइम पहले मिली है तो उसके लिए प्रिपेयर होने का चांस कम रहता है, अगर पहले वार्निंग मिल गई है तो लोग जो है ज़्यादा प्रिपेयर कर पाते हैं। देन ड्यूरेशन ऑफ इम्पैक्ट, डिजास्टर का इम्पैक्ट कितनी देर तक रहा है। जैसे कि अर्थक्वेक है, अगर वो 1 या 2 मिनट के लिए आया है तो उसका इम्पैक्ट कम होगा, अगर वही ज़्यादा देर तक आता है तो उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा रहता है। देन है स्कोप एंड इंटेंसिटी ऑफ द इम्पैक्ट। कम मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है तो कम जो है डैमेज होता है, अगर ज़्यादा का है तो ज़्यादा डैमेज होता है। देन डिजास्टर के इम्पैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? डेथ हो सकती है, डिसेबिलिटी हो सकती हैं और जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं, जैसे कि बाढ़ वगैरह की कंडीशन में। देन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं? फूड की जो है शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर खाना जो है वो ख़राब हो जाता है डिजास्टर की कंडीशन में। सोशियो इकोनॉमिक लॉसेस, सोशली कनेक्शन जो है वो कम हो जाते हैं और इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं क्योंकि जॉब चली जाती है। शॉर्टेज ऑफ ड्रग्स एंड मेडिकल सप्लाईज, दवाइयों की अवेलेबिलिटी कम रहती है एंड इन्वायरमेंटल डिसरप्शन तो होता ही है।
देन है फेजेस ऑफ डिजास्टर। एक होता है डिजास्टर का इम्पैक्ट फेज। जिस फेज में डिजास्टर आ रहा है उससे पहले वाला जो टाइम रहेगा वो है प्री इम्पैक्ट फेज, और उसके बाद वाला जो टाइम है वो रहता है पोस्ट इम्पैक्ट फेज। तो ये जो है डिजास्टर के फेजेस का फ्लो चार्ट है। सबसे पहले डिजास्टर का इम्पैक्ट हुआ, उसके बाद हमने उस डिजास्टर के लिए रिस्पॉन्स किया। देन रिहेबिलिटेशन, लोगों को फूड सप्लाई, वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें दोबारा से प्रोवाइड करना, रिहेबिलिटेशन करना, उन्हें नॉर्मल फेज़ में लेकर आना। देन है रिकन्स्ट्रक्शन, जो भी चीज़ें टूटी फूटी हैं, बिल्डिंग्स वगैरह टूट गई हैं, उनका जो है रिकन्स्ट्रक्शन करवाना। देन है मिटिगेशन, यानी कि आगे कोई भी डिज़ास्टर ना हो उसके लिए प्रिपेयर करना, उसके जो रिस्क हैं उनको कम करना। देन है प्रिपेयर्डनेस, पूरी तरह से उसके लिए प्रिपेयर हो जाना, लोगों को उसके बारे में अवेयर करना। इसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, उनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो है डिज़ास्टर का इम्पैक्ट फेज़ है। ये तीनों जो हैं ये डिज़ास्टर के बाद जो है पोस्ट इम्पैक्ट फेज़ होता है। रिकवरी फेज़ आफ्टर डिज़ास्टर भी हम इसको बोलते हैं। और ये जो दोनों हैं ये हैं प्री इम्पैक्ट फेज़, रिस्क रिडक्शन फेज़ बिफोर अ डिज़ास्टर। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ास्टर के इम्पैक्ट के बारे में। जो भी लोग डिज़ास्टर के अंदर घायल हुए हैं उनके लिए पहले सर्च करना, उन्हें रेस्क्यू करना, वहाँ से उस कंडीशन से निकालना बाहर, और फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाना फॉर द पीपल इन द मिडस्ट ऑफ द डिज़ास्टर्स। देन है फील्ड केयर, उसके बाद विक्टिम्स की केयर करना, उन्हें क्या क्या प्रोवाइड करवाना, शेल्टर, रहने की जगह प्रोवाइड करवाना, क्योंकि उनके घर उस टाइम पर अवेलेबल नहीं होते तो टेंट्स में उन्हें स्पेस देना, स्कूल्स में, कम्युनिटी हॉल में, जो भी आसपास बड़ी जगह है वहाँ पर शेल्टर देना उनको। देन है फूड, फूड पैकेट्स को प्रोवाइड करवाना, जो खुला खाना है वो तो उस टाइम पर ख़राब हो जाता है, इसलिए फूड पैकेट्स जो हैं वो सर्व किए जाते हैं। देन है इंक्वायर सेंटर्स, इंक्वायर सेंटर्स किसके लिए बनते हैं, डेड बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए, मिसिंग पर्सन की इंक्वायरी करने के लिए। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं हेल्थ रिसोर्स के पर्सन जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेज वगैरह, और मिसिंग पर्सन की इंक्वायरी के लिए उन्हें ढूंढने के लिए होते हैं मिलिट्री, पुलिस एंड होम गार्ड्स। इसके अलावा यहाँ पर वॉलंटियर्स भी रहते हैं। नेक्स्ट, डिज़ास्टर के इम्पैक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आती है ट्राइज। एक डिज़ास्टर के अंदर जो है बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं, तो उनमें से सबसे पहले ट्रीटमेंट किसका किया जाए, इसके लिए जो है ट्राइज किया जाता है। उनके ऊपर जो है टैग्स लगाए जाते हैं अलग अलग कलर के, जिस हिसाब से पता चलता है कि इसको मेडिकल ट्रीटमेंट पहले देना है और इसको बाद में देना है। तो यहाँ पर बताया है ट्राइज इज डिफाइंड सिंपली एज सॉर्टिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट्स फॉर द मेडिकल अटेंशन। मेडिकल अटेंशन के लिए उन्हें सॉर्ट करना और प्रायोरिटाइज करना अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ इंजरी और इलनेस एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ सर्वाइवल, कि उसके सर्वाइवल की चांस कितने हैं और कितना वो इंजर्ड है, उस हिसाब से जो है ट्राइज प्रोसेस किया जाता है, उस हिसाब से उनकी ट्रीटमेंट होती है। ट्राइज इज कैरिड आउट टू रिड्यूस द बर्डन ऑन द हेल्थ फैसिलिटीज़। जो डॉक्टर्स हैं उनको कैसे पता चलेगा कि किसका ट्रीटमेंट पहले करना है, तो उस बर्डन को रिड्यूस करने के लिए उन्हें सोचना ना पड़े, उसके लिए जो है ट्राइज किया जाता है। एंड इट इज़ नॉर्मली डन बाय द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हेल्थ वर्कर असिस्टेड बाय द कॉम्पिटेंट स्टाफ। तो जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हेल्थ वर्कर है वो इस काम को करता है, और उसका जो स्टाफ है वो उसके साथ रहता है ट्राइज टीम में। Trial is a continuous process that begins when the patient arrived at the medical post. मेडिकल पोस्ट पर जब भी पेशेंट्स को लाया जाता है तो वहाँ पर टैग लगाने का काम किसका होता है, एक्सपीरियंस्ड हेल्थ वर्कर का। एंड कंटिन्यूज एज देयर कंडीशन इवॉल्व्स अंटिल दे आर इवैक्यूएटेड टू द हॉस्पिटल। जब तक उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं कर दिया जाता तब तक ट्रायल्स का प्रोसेस रहता है। ये प्रोसेस किया कैसे जाता है, इसके अंदर जो है कलर कोडिंग होती है। रेड कलर किसको दिया जाता है, जो कि क्रिटिकली इल पेशेंट्स होते हैं जिन्हें हाई प्रायोरिटी ट्रीटमेंट या ट्रांसफ़र चाहिए होता है 6 घंटे के अंदर अंदर। दूसरा है येलो कलर। येलो कलर होता है मॉडरेटली इल पेशेंट्स के लिए जिन मीडियम प्रायोरिटी में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है 24 घंटे के अंदर। ग्रीन कलर इंडिकेट्स दी एम्बुलेटरी पेशेंट्स जिनको छोटी मोटी चोट आई है। ब्लैक कलर इंडिकेट्स डेड और द मोरिबेंड पेशेंट जिनका ट्रीटमेंट ही नहीं करना है। वाइट उनके लिए होता है जिन्हें कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत सिर्फ मेंटल डिस्टर्बेंस है। तो नॉर्मली ट्रायल्स के अंदर जो है रेड का ट्रीटमेंट सबसे पहले होगा, उसके बाद येलो का ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद ग्रीन का ट्रीटमेंट होगा। लेकिन जब भी रिवर्स ट्रायल होता है, जैसे कि आर्मी में वॉर्स वगैरह चल रही हैं, तो सबसे पहले ग्रीन वाले का ट्रीटमेंट होगा क्योंकि उसे छोटी मोटी चोट आई है, वो दोबारा ज्वाइन कर सके जल्दी से ठीक होकर।
वहाँ पर सबसे पहले ग्रीन, देन येलो, देन रेड। नेक्स्ट आता है टैगिंग, कि विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करना टैग्स के थ्रू। उनके टैग्स पर क्या क्या लिखा होता है, नेम होता है उनका, एज होती है, एड्रेस होती है, ट्राइज की कैटेगरी होती है रेड येलो ग्रीन, उनका डायग्नोसिस और मैनेजमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेथ। तो ये हो गया हमारा डिजास्टर का इम्पैक्ट फेज। पोस्ट इम्पैक्ट फेज में 3 पॉइंट्स थे, डिजास्टर का रिस्पॉन्स, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। सबसे पहले आता है यहाँ पर डिजास्टर का रिस्पॉन्स या फिर रिलीफ फेज भी इसको बोलते हैं। व्हेन हेल्प इज ऑब्टेन फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से हेल्प मिल गई है तो वो जो है रिस्पॉन्स होता है, बाहर के लोगों ने डिजास्टर के प्रति रिस्पॉन्स किया है और लोगों को जो है फूड सप्लाई, वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें भेजी हैं, तो वो आता है डिजास्टर रिस्पॉन्स के अंडर। एक्विजिशन या एक्सेस ऑफ द सप्लाईज, ट्रांसपोर्टेशन, ये सप्लाईज और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी वहाँ पर मिलना, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, डिजास्टर से इम्पैक्ट लोगों को जो है फूड प्रोवाइड करवाना, क्लोथ प्रोवाइड करवाना, ब्लैंकेट्स, शेल्टर देना, सैनिटरी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स वहाँ पर पहुँचाना और ड्रग किट्स को पहुँचाना। देन है रिहेबिलिटेशन फेज, वहाँ पर जो है प्रॉपर फूड का सप्लाई हुआ था कुछ दिन के लिए। उसके बाद रिहेबिलिटेशन, लोगों को जो है पहले वाले स्टेट में लेकर आना, वहाँ पर जो है हाइजीनिक फूड की सप्लाई पूरी तरह अवेलेबल हो जाना, सेफ वाटर की सप्लाई रहना वहाँ पर, सैनिटेशन अच्छे से हो जाना वहाँ पर, पर्सनल हाइजीन एंड वेक्टर कंट्रोल मेजर्स को लेना, ये जो है रिहेबिलिटेशन फेज के अंदर आते हैं। देन है डिजास्टर रिकवरी या फिर रिकंस्ट्रक्शन, रिटर्निंग द कम्युनिटी टू द नॉर्मल, जिस स्टेट में वो पहले थी उसी स्टेज में लेकर आना या फिर उससे बेटर स्टेज में लाना। आइडियली द अफेक्टेड एरिया शुड बी पुट इन ए कंडीशन इक्वल टू और बेटर देन इट वॉज बिफोर द डिजास्टर टुक प्लेस। इसकी एग्जाम्पल्स हैं कि उन्हें हाउसिंग प्रोवाइड करवाना, मेडिकल केयर प्रोवाइड करवाना, एट्सेट्रा। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग थिंग्स, रेफरल्स टू द हॉस्पिटल एज नीडेड, जब भी उन्हें हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़े तो उन्हें रेफ़र करना, रिमेन अलर्ट फॉर द एनवायरमेंटल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ के बारे में उन्हें अलर्ट करना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना विक्टिम्स को, हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना एंड सक्सेसफुल रिकवरी प्रिपरेशन। देन है हमारा मिटिगेशन, तो ये तीनों जो है हमारे हो गए पोस्ट इम्पैक्ट फेज। उसके बाद आता है प्री इम्पैक्ट फेज। इसके अंदर क्या होता है, डिजास्टर आने से पहले हम रिस्क को रिड्यूस करते हैं और डिजास्टर के लिए प्रिपेयर होते हैं। तो मिटिगेशन का मतलब क्या होता है, ऑल एक्शंस टेकन बिफोर अ डिजास्टर, कोई भी डिजास्टर आने से पहले जो जो कदम उठाए जाते हैं उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए, उसके के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, वो होते हैं मिटिगेशन। इसके अंदर ही आते हैं प्रिपेयर्डनेस एंड लॉन्ग टर्म रिस्क रिडक्शन मेजर्स। एग्जाम्पल्स होते हैं बिल्डिंग कोड्स एंड जोनिंग, अच्छी तरह की बिल्डिंग्स बनाना ताकि वो डिजास्टर के दौरान ढह ना जाए, वल्नरेबिलिटी को एनालाइज करना कि कितनी पॉपुलेशन जो है उस डिजास्टर के लिए वल्नरेबल है, उसको वो जो है डिजास्टर से इम्पैक्ट हो सकती हैं, और पब्लिक को एजुकेट करना। मिटिगेशन की 2 कैटेगरीज होती हैं, स्ट्रक्चरल मिटिगेशन एंड नॉन स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़। स्ट्रक्चरल मिटिगेशन के अंदर जो है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आते हैं, अच्छी तरह की बिल्डिंग्स बनाना विच रिड्यूस द इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट्स। दूसरा है नॉन स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़, इसके अंदर जो है पब्लिक को एजुकेट करना, गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस लाना जिसकी वजह से जो हैज़ार्ड्स हैं उनको कम किया जा सके। पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस विच रेज अवेयरनेस ऑफ द हैज़ार्ड्स एंड encourage डेवलपमेंट टू रिड्यूस द impacts ऑफ द डिजास्टर। देन लास्ट इसके अंदर आता है डिजास्टर की प्रिपेयर्डनेस, कोई भी डिजास्टर है उसके आने से जस्ट पहले उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाना। इट इज़ ए कंटिन्यूस एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज फ्रॉम द मल्टी सेक्टोरल सोर्सेज। सिंपल वे इट इज़ सेड एज मेकिंग प्लान टू रिस्पॉन्ड टू अ डिजास्टर, किसी भी डिजास्टर को रिस्पॉन्स करने के लिए पहले ही प्लान बनाना। इसके अंदर क्या आते हैं, प्रिपेयर्डनेस प्लान्स आते हैं, इमरजेंसी ट्रेनिंग, कोई भी इमरजेंसी की कंडीशन आती है तो उसके लिए पहले ही ट्रेन करना, और वार्निंग सिस्टम को डेवलप करना कि जो नेचुरल डिजास्टर हैं जैसे कि सुनामी, साइक्लोन, अर्थक्वेक, इनके बारे में पहले ही वार्निंग मिल जाना। द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस रिक्वायर्स ग्लोबल, नेशनल, कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल इनपुट्स। जब सभी साथ में काम करते हैं तभी डिजास्टर के लिए जो है प्रिपेयर हुआ जा सकता है।
डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के अंदर होते हैं 3 M। सबसे पहले इसके लिए मनी चाहिए। पहले प्रिपेयर होने के लिए अगर वार्निंग सिस्टम डेवलप करने हैं या ट्रेनिंग करनी है, प्रिपेयर्डनेस प्लान्स हमने अच्छे से करने हैं, बिल्डिंग्स अच्छे से बनानी है, तो उसके लिए मटेरियल्स भी चाहिए और मैन पावर भी चाहिए, तभी ये चीज़ें डेवलप हो पाएंगी। तो मनी भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए और मटेरियल्स भी चाहिए। नेक्स्ट है एक्शंस ऑफ प्रिपेयर्डनेस, कि प्रिपेयर्डनेस किस तरीके से की जाती है। सबसे पहले जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है वहाँ पर उसका जो है अपडेटेड रिकॉर्ड प्रोवाइड करवाना, कि कितनी पॉपुलेशन जो है वो उससे इम्पैक्ट हो सकती है। कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पर अर्थक्वेक वगैरह, सुनामी वगैरह ज़्यादा आती हैं, जैसे कि सुनामी जो है वो समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को इम्पैक्ट कर सकती है। जो लैंडस्लाइड्स हैं वो पहाड़ों वाली जगह पर ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वल्नरेबल पॉपुलेशन का रिकॉर्ड प्रोवाइड करवाना। डिजास्टर नर्स मस्ट बी इन्वॉल्व इन द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, इंश्योरिंग कोऑर्डिनेशन एंड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म्स। रिस्पॉन्स मैकेनिज्म को डेवलप करना, पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम को डेवलप करना, मीडिया के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा रखना ताकि जो वार्निंग है वो जल्दी मिल सकें। नेशनल एंड इंटरनेशनल रिलेशंस बनाना ताकि डिजास्टर के दौरान जो है हेल्प बाहर से मिल सके। कीपिंग स्टॉक्स ऑफ फूड, ड्रग एंड असेंशियल कमोडिटीज़, इन्हें जो है स्टोर करके रखना ताकि ये डिजास्टर के टाइम पर काम आ सके। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस एंड डिजीज कंट्रोल। सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी करना। कोई भी एपिडेमिक है, एपिडेमिक का मतलब होता है अनयूजुअल अकरेंस ऑफ अ डिजीज इन अ स्पेसिफिक एरिया, उसकी निगरानी करना कि वो फैले नहीं और डिजीज को कंट्रोल करना। द डिजास्टर कैन इंक्रीज द ट्रांसमिशन ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेज थ्रू द फॉलोइंग मैकेनिज्म। कम्युनिकेबल डिजीज़ होने के चांसेस जो है डिजास्टर में ज़्यादा रहते हैं क्योंकि ओवर क्राउडिंग हो जाती है। टेम्परेरी जो है हम उनको टेंट्स में, स्कूल्स में जो है स्पेस दे रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों के इकट्ठा होने में सैनिटेशन वहाँ पर पुअर रहता है। दिस अकाउंट्स इन पार्ट फॉर द रिपोर्टेड इंक्रीज इन द एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। एक को अगर खांसी जुकाम है तो वो दूसरे को भी फैल सकता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में वहाँ पर रहते हैं। दूसरा पॉइंट है पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट में लीड टू इंट्रोडक्शन ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज टू विच इधर द माइग्रेंट और द इंडिजीनियस पॉपुलेशन आर ससेप्टेबल। डिजास्टर के दौरान लोग एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इकट्ठा होने में, बाहर से कुछ माइग्रेंट आए हैं, कुछ इंडिजीनस यानी कि वहीं के रहने वाले हैं, तो वहाँ पर दूसरे लोगों से जो डिजीज़ हैं वो फैल सकती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है एक जगह के रहने वाले लोगों से दूसरी जगह वाले लोगों में फैल सकती हैं। थर्ड पॉइंट है डिसरप्शन एंड कंटेमिनेशन ऑफ द वाटर सप्लाई, कि जो वाटर सप्लाई है वो कंटेमिनेट हो जाती है। डैमेज टू द सीवरेज सिस्टम एंड पावर सिस्टम इज़ कॉमन इन द नेचुरल डिजास्टर, जिसकी वजह से भी डिजीज़ फैल सकती हैं। जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं वो इसकी वजह से फैलती हैं, या फिर पुअर सैनिटेशन की वजह से भी बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो फैल जाती हैं। फोर्थ पॉइंट है डिसरप्शन ऑफ द रूटीन कंट्रोल प्रोग्राम। जो रूटीन में डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चल रहे थे वो इस टाइम पर डिसरप्ट हो जाते हैं क्योंकि जितने भी फंड्स हैं, जितना भी पैसा है और जितने भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन है जो उस प्रोग्राम को चला रही थी वो जो है रिलीफ वर्क में लग जाते हैं। इस वजह से नॉर्मल जो रूटीन कंट्रोल प्रोग्राम है वो नहीं चल पाते हैं। फिफ्थ पॉइंट इकोलॉजिकल चेंजेस में फेवर द ब्रीडिंग ऑफ द वेक्टर्स एंड इंक्रीज द वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। एनवायरनमेंट में चेंज होने की वजह से वेक्टर बॉर्न डिजीज हो सकती हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स हैविंग जूनोसिस कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस एज वेल। जब भी डिजास्टर की कंडीशन आती है तो जो डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स हैं वो भी अपने बचाव के लिए भागते हैं। तो वहाँ पर भी अगर वो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, अगर उन्हें जूनोसिस हैं तो वो जो है ह्यूमंस को भी ट्रांसमिट हो सकती है क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो एनिमल्स के कॉन्टैक्ट में इस टाइम पर ज़्यादा हो जाते हैं। और लेप्टोस्पायरोसिस नाम की जो डिज़ीज़ है वो भी फैल सकती है। ये जो लेप्टोस्पायरोसिस डिज़ीज़ है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि एनिमल्स के कंटेमिनेटेड यूरिन से फैलता है। सेवन्थ पॉइंट है प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी फूड, वाटर एंड शेल्टर इन डिजास्टर सिचुएशन फ्रॉम डिफरेंट और न्यू सोर्स मे इटसेल्फ बी अ cause ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज। किसी नई जगह से अगर फूड मंगवाया है, नई जगह से पानी मंगवाया है और वो उस जगह के लोगों को सूट नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शियस डिजीज हो सकती हैं। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकती हैं किसी भी डिजास्टर कंडीशन में।
देन हम देखते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम। इम्प्लीमेंट एज सुन एज पॉसिबल ऑल द पब्लिक में हेल्थ मेजर्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, कि जितने भी पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए ताकि डिजीज़ कम से कम फैले। ऑर्गेनाइज अ रिलायबल डिजीज़ रिपोर्टिंग सिस्टम, अच्छा सा डिजीज़ रिपोर्टिंग सिस्टम बनाना ताकि उस एरिया में रहने वाले लोग जो हैं वो अपनी डिजीज़ को बता सकें और उनको कंट्रोल करने के जो है आगे फर्दर मेजर्स लिए जा सकें। जितनी भी रिपोर्ट सबमिट हुई हैं उसके अंदर उनको जो है केयरफुली इन्वेस्टिगेट करना, स्टडी करना, उनके कंट्रोल के लिए प्रोग्राम्स लाना। मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स लाना यूजुअली अगेंस्ट टाइफाइड, कोलरा एंड टेटनस। ये जो डिजीज़ हैं ये वाटर के कंटेमिनेशन होने की वजह से बहुत जल्दी फैलती हैं, इस वजह से इनके लिए जो है वैक्सीनेशन लाना। फिफ्थ, सप्लाइंग द सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द एक्सक्रीटा, ताकि उससे जो है बीमारी ना फैले। फिफ्थ, प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट, इंडिया के अंदर जो है कौन कौन सी अथॉरिटीज़ काम करती हैं डिज़ास्टर की मैनेजमेंट के लिए। तो इंडिया के अंदर एक एक्ट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसके तहत बहुत सारी अथॉरिटीज़ इंडिया के अंदर काम करती हैं डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए। सबसे बड़ी जो अथॉरिटी है वो है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था? 23 दिसंबर 2005। The Government of India enacted the Disaster Management Act, which envisages the creation of National Disaster Management Authority (NDMA). तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत NDMA की फॉर्मेशन हुई। इसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। और इसके साथ साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू ही बनी थी SDMA, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका हेड होता है चीफ मिनिस्टर्स अलग अलग स्टेट के। और ये जो दोनों अथॉरिटीज़ हैं ये इंडिया के अंदर डिज़ास्टर मैनेजमेंट करती हैं। तो स्पीयर हेड एंड इम्प्लीमेंट अ होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। The National Disaster Management Authority NDMA, headed by the Prime Minister of India, is the apex body. apex यानी कि टॉप वर्किंग बॉडी है इंडिया के अंदर। Setting up of the NDMA and the creation of an enabling environment for the institution mechanism at the state and district levels is mandated by the Disaster Management Act 2005। तो स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो है ये अथॉरिटीज़ काम करती हैं और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू ये मैंडेटरी है। देन एक इसी तरह की बॉडी है NITM, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ये कब बनी थी? 1995 में अंडर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। इसका हेड होता है यूनियन होम मिनिस्टर। एक दूसरी बॉडी है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एंड सिविल डिफेंस NDRF। ये बनी थी 2006 में और इसके अंदर जो है 10 बटालियंस होते हैं जो कि अलग अलग फोर्स से आते हैं, CRPF, BSF, ITBP, CISF, इनसे ये जो है आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट का चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है।